जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज रेलवे ग्रुप डी की 18 अगस्त की सभी शिफ्टों में साइंस पार्ट में जो क्वेश्चन आए थे, मैंने कुछ मेमोरी बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ रखे हैं। साथियों, अगर आपका पेपर 19 अगस्त या उसके बाद होने वाला है तो ये वीडियो ज़रूर देख करके जाइएगा, क्योंकि अभी जो पेपर का पैटर्न है वो इस तरीके से आ रहा है। जैसे आज पहला क्वेश्चन फिजिक्स में, यहाँ देखिए किससे आया। पहला क्वेश्चन साथियों आया एवरेज स्पीड से, औसत चाल से आया कि एक ट्रेन पहले 60 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगली 60 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल होती है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी तो हमें मालूम है, अगर टोटल डिस्टेंस की बात कर लूँ, कुल दूरी हमें मालूम है 60 + 60, 60 + 60 कितना हो गया? 120 हो गया। कुल दूरी हमें मालूम है 120। अब कुल समय की बात, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, दूरी बाई चाल। ठीक है। तो अब अगर मैं कहूँ कि 60/30 अगर मैं कर दूँ तो पहले कितना घंटा लगा? 2 घंटा लगा। और फिर 60/60 कर दीजिए तो कितना घंटा लगा? 60/60 करने पर कितना घंटा लगा? 1 घंटा लगा। तो कुल कितने घंटे लग गए? 3 घंटा लग गया। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि कुल दूरी मेरी 120, ठीक है, और कुल समय मेरा कितना लग गया? 3 घंटा लग गया। तो कुल दूरी मेरी 120 हो गई और कुल समय मेरा कितना लग गया? कुल समय मेरा 3 घंटा लग गया। तो मेरा औसत चाल जो है वो पहला ऑप्शन 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2, यदि कोई वस्तु 10 मीटर पर सेकंड से वेग से पूर्व दिशा में चल रही है और 5 सेकंड बाद 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पश्चिम दिशा में चलने लगती है, तो इस स्थिति में कौन सा कथन सही है? पहले किसर चल रही थी? 10 किलोमीटर से ही पूर्व में चल रही थी, ईस्ट में चल रही थी। फिर 10 किलोमीटर से किस में चलने लगी? वेस्ट में चलने लगी। 5 सेकंड बाद पश्चिम में चलने लगी। तो क्या होता है? देखिए, यहाँ 10 मीटर पर सेकंड पहले भी है, 10 मीटर पहले, 10 मीटर पर सेकंड बाद में भी है। तो चाल तो क्या है? चाल समान रहेगी। चाल 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड है। आप सभी जानते हैं चाल अदिश राशि है, जबकि वेग क्या है? सदिश राशि है। तो वेग जो है दिशा बदलने से बदल जाता है, लेकिन चाल जो परिमाण है वो सेम रहता है। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो 3 नंबर ऑप्शन होगा कि वेग बदलता है जबकि चाल का परिमाण समान रहता है। तो 10 से पहले भी चल रही थी, 10 से बाद में भी चल रही है, तो चाल तो समान है। चाल के लिए, चाल अदिश राशि है, उसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वेग क्या है? वेग एक सदिश राशि है, तो अगर वो दिशा बदलेगी तो वेग बदल जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। तीसरा नंबर प्रश्न, एक व्यक्ति 3 मीटर पर सेकंड की चाल से 20 सेकंड पूर्व दिशा में और 3 मीटर पर सेकंड की चाल से 10 सेकंड पश्चिम दिशा में चलता है, उसका परिणामी विस्थापन कितना होगा? चलिए साथियों, देखिए, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो सबसे पहले मान लीजिए मैं यहाँ हूँ, क्योंकि विस्थापन के लिए हमको क्या चाहिए? विस्थापन के लिए हमें प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो मुझे प्रारंभिक स्थिति, मान लीजिए मेरा इनिशियल पॉइंट यहाँ है। अब मैं 20 सेकेंड चला, किससे? 3 मीटर पर सेकेंड से। तो 1 सेकेंड में 3 मीटर जा रहा हूँ, तो 20 सेकेंड में कितना जाऊँगा? 60 मीटर गया। अब जब पश्चिम में आऊँगा फिर वापस, तो देखिए, जब पश्चिम में आ रहा हूँ तो मेरी स्पीड कितनी हो गई है? 3 मीटर पर सेकंड। तो 3 मीटर पर सेकंड से अब मैं यहाँ से वापस गया पश्चिम में। पूरब ये था, ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, पूरब ये है, पश्चिम ये। अब मैं इधर आया, पश्चिम की तरफ आया, तो 1 सेकंड में जा रहा हूँ 3 मीटर, 10 सेकंड में कितना जाऊँगा? 30 मीटर। तो प्रारंभिक स्थिति यहाँ है वस्तु की, अंतिम स्थिति यहाँ है। ये पूरा 60 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर है, तो ये कितना बचा? ये बचा 30 मीटर। तो अंतिम जो विस्थापन है वो किधर है? 30 मीटर है। लेकिन हमारा मुँह किधर है? तो हमारा मुँह जो है, अब इधर से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक, प्रारंभिक से अंतिम की तरफ जाएंगे तो हमारा 30 मीटर पूर्व आंसर होगा। प्रारंभिक से अंतिम की तरफ न्यूनतम दूरी, तो प्रारंभिक से अंतिम जाओगे तो किधर जा रहे हैं हम? ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो आंसर क्या होगा? 30 मीटर पूर्व होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
एक वस्तु वृत्ताकार पथ पर समान चाल से घूम रही है, निम्न में कौन सा कथन सही है? उसका वेग भी स्थिर रहता है, गलत, क्योंकि मैंने अभी बताया साथियों, ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा कि अगर वृत्ताकार पथ पर घूम रही है तो दिशा बदल रही है, चारों ओर घूम रही है ना, वृत्ताकार पथ पर घूम रही है तो दिशा बदल रही है, तो दिशा बदल रही है तो वेग कैसे समान रह सकता है? वेग तो सदिश राशि है, चाल अदिश है, उसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वेग सदिश राशि है, तो वेग सदिश राशि है तो उसके लिए क्या है? दिशा की आवश्यकता है। तो अगर दिशा बदलेगी तो वेग बदलेगा, तो त्वरण तो वेग परिवर्तन पे होता है, तो ये गलत है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उसकी चाल स्थिर रह सकती है लेकिन वेग बदलता रहता है। विस्थापन तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बाद पता चलता है, तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी, उसकी चाल स्थिर हो सकती है लेकिन वेग बदलता है, ये सही आंसर होगा। आगे चलते साथियों, एक समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण से कोई वस्तु 3 मीटर दूरी पर स्थित है। समतल दर्पण की खास बात क्या होती है? जितनी दूरी पर, ये मान लीजिए दर्पण है, ठीक है, तो जितनी दूरी पर वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब भी पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा। तो 3 मीटर है तो प्रतिबिंब भी 3 मीटर हो गया। तो वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच कितनी दूरी है? तो 3 मीटर, और 3 मीटर कितना मीटर? 6 मीटर। तो ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण पर वस्तु जितनी आगे होती है प्रतिबिंब उतना ही उसका पीछे बनता है, तो आंसर यहाँ पर 6 मीटर। कह रहा एक, यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा जाए, तो ध्यान दीजिएगा फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच जब भी रख दिया जाएगा तो हमेशा वस्तु वास्तविक बनेगी या उल्टा बनेगा या छोटा बनेगा? नहीं, बिल्कुल गलत। वास्तविक उल्टा और बड़ा, वास्तविक उल्टा में हमेशा छोटा बनेगा, तो ये भी गलत है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। दर्पण के जितने नज़दीक आएंगे प्रतिबिंब उतना बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, आभासी, सीधा और बड़ा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है तो सामान्यतः उसकी चाल और तरंगदैर्ध्य में क्या परिवर्तन होता है? तो ध्यान दीजिएगा, कांच कैसा माध्यम है? कांच सघन माध्यम है। कांच जो है वो सघन माध्यम है, और जो वायु है वो कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है। कांच जो है हमारा वो सघन माध्यम है और वायु जो है वो विरल माध्यम है। तो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा? वेग बढ़ जाएगा, और वेग बढ़ेगा तो दूरी बढ़ेगी, तो चाल बढ़ेगी तो तरंगदैर्ध्य भी बढ़ जाएगा। चाल बढ़ती है और तरंगदैर्ध्य भी बढ़ जाता है। तरंगदैर्ध्य क्या होता है? तय की गई दूरी होती है। तो जब चाल बढ़ जाएगी तो तय की गई दूरी बढ़ जाएगी, इसलिए ध्यान दीजिएगा, चाल बढ़ेगी और तरंगदैर्ध्य भी बढ़ेगा। परंतु एक ही चीज़ स्थिर होती है। कभी पूछ ले माध्यम बदलने पर क्या स्थिर होता है, तो आवृत्ति स्थिर रहती है। हमेशा याद रखिएगा, आवृत्ति हमेशा क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। आकाश नीला इसलिए दिखाई देता है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से जो वायुमंडल के छोटे छोटे कण हैं वो छोटी तरंगदैर्ध्य वाले नीले प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन करते हैं। तो छोटे कण किसका अधिक प्रकीर्णन करते हैं? वैनी या पिनाला होता है, विबग्योर होता है, तो नीला रंग का तरंगदैर्ध्य छोटा होता है, कम होता है। तो वायुमंडल के छोटे कण नीले प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन करते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण आकाश का रंग हमें क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक, देखिए अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? अपवर्तनांक बराबर होता है C/Vm। C/Vm मतलब क्या? C होती है निर्वात में प्रकाश की चाल, M मतलब मीडियम मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल, और अपवर्तनांक तो आप C हमेशा कांस्टेंट रहता है, C हमेशा स्थिर है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो n जो है अपवर्तनांक इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, व्युत्क्रमानुपाती होता है माध्यम में चाल के। इसका मतलब क्या है कि अगर माध्यम में चाल बढ़ेगी तो अपवर्तनांक कम होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको यहाँ से लिख देता हूँ। अगर देखिए n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया 1/Vm। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर क्या घटेगा? माध्यम में प्रकाश की चाल घटेगी तो अपवर्तनांक बढ़ेगा, और चाल बढ़ेगी तो अपवर्तनांक घटेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं।
तो ध्यान दीजिए, अपवर्तनांक बढ़ा है तो प्रकाश की चाल क्या होगी, घट जाएगी। व्युत्क्रमानुपाती है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। सॉरी। 10 नंबर पे आते हैं साथियों, 2 विलयनों ए और बी का पीएच, ठीक है, थोड़ा केमिस्ट्री में आ गए। 2 विलयनों ए और बी के पीएच क्रमशः अम्ल, क्षार और लवण से आज क्वेश्चन आए थे, ध्यान दीजिएगा, अम्ल, क्षार, लवण से क्वेश्चन आए थे, जो क्वेश्चन आए थे वही रखे हैं मैंने। 2 विलयनों ए और बी का पीएच क्रमशः 2 और 5 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो जिसका देखिए पीएच स्केल 14 तक होती है, 7 उदासीन है, 7 से ज़्यादा क्या है, क्षार है, 7 से ज़्यादा क्या है, क्षार है, और 7 से कम क्या है, 7 से 14 तक क्षार है, और ये क्या है, अम्ल है, एसिड है, ठीक है। तो 2 और 5 है तो 7 से कम है, 7 से कम है तो अम्लीय है, लेकिन जिसका 0 की तरफ होगा वो ज़्यादा अम्लीय होगा। अम्ल से क्षार की तरफ जा रहे हैं तो जो बड़ा होगा, जिसका पीएच ज़्यादा होगा, वो कम अम्लीय होगा। तो याद रखिएगा, ए का 2 है, बी का 5 है, तो बी का ज़्यादा है, वो कम अम्लीय होगा, ठीक है। तो ए बी से अधिक अम्लीय है, ए का 2 है, जिसका कम है वो ज़्यादा अम्लीय है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। किसी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में यदि लवण और जल बनता है, लिख लीजिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं इसे। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल और क्षार मिलकर हमेशा लवण और जल बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमेशा अम्ल और क्षार मिलकर हमेशा लवण बनाते हैं और लवण और जल बनाते हैं। अम्ल, एसिड और बेस जब भी मिलेगा तो हमेशा क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और H2O बनेगा, ठीक है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। NaOH ये प्रबल क्षार है, के साथ में अगर किसकी क्रिया करा दूँ, HCl की क्रिया करा दूँ, तो क्या बन जाएगा, एक तो NaCl बनेगा, नमक, ये हमारा लवण हो गया, NaCl बन गया, और प्लस क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो लवण और जल बनने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। 12 नंबर चलते हैं, निम्न में से किस लवण का जलीय विलयन क्षारीय होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि सोडियम कार्बोनेट जब जल के साथ मिलेगा, Na2CO3 का मैंने जल से क्रिया कराया तो सबसे प्रबल क्षार बन जाएगा NaOH, ठीक है, प्लस H2O और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। तो याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी पदार्थ में कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध है, तो सिंगल बॉन्ड होता है तो एल्केन होता है। क्या होता है, एल्केन। क्या होता है, एल्केन होता है। डबल बॉन्ड होता है तो एल्कीन होता है। क्या होता है, हाइड्रोकार्बन से भी क्वेश्चन आए थे, क्या होता है, एल्कीन होता है। ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या होता है, एल्काइन होता है। हाइड्रोकार्बन से भी क्वेश्चन आए थे साथियों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड अगर है तो क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। चलिए साथियों, ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। मीथेन से आज क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा युग्म समजातीय श्रेणी के लगातार 2 सदस्यों को दर्शाता है। पहले तो समजाती होना चाहिए, तो एथीन और एथाइन गलत हो गया, एथेन और एथीन गलत हो गया, ये समजातीय नहीं है। अब बचा मीथेन, ईथेन और मीथेन प्रोपेन। तो याद रखिएगा, मीथेन में कार्बन 1 होता है, एथेन में कार्बन 2 होता है, तो यही क्या है साथियों, यही समजातीय श्रेणी के लगातार 2 सदस्य हैं। जबकि मीथेन में 1 कार्बन होगा, प्रोपेन में 3 कार्बन होगा, तो ये लगातार 2 सदस्य नहीं हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इनके बीच सामान्यतः CH2 का अंतर होता है। समजातीय श्रेणी कोई भी ले लीजिए तो लगातार 2 सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। और वैसे भी आप कह सकते हैं मेथ मतलब 1 होता है, एथ मतलब 2 होता है, तो यही लगातार 2 सदस्य हुए। मेथ प्रोब 1 और 3 हो जाएगा, इसलिए लगातार 2 सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन साथियों, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है।
आप इसे योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। एल्कीन से हमेशा देखिए, जब भी एल्काइन से अगर आप हाइड्रोजन, देखिए अगर आप एथीन मतलब C2H4 में H2 अगर आप ऐड कर देंगे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया तो क्या बन जाएगा, C2H6 बन जाएगा। और C2H6 क्या हो गया, एथेन हो गया। CnH2n था, ये क्या था, CnH2n था, ये एल्कीन है। और ये क्या हो गया, CnH2n+2 हो गया, तो ये एल्केन हो गया, +2 हो गया, तो ये क्या हो गया, एल्केन हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, ये हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एल्काइन होगा तो वो एल्कीन बनाएगा उससे कम, और एल्कीन होगा तो क्या बना लेगा, एल्केन बना लेगा। तो एथीन है तो क्या बना लेगा, एथेन बना लेगा, C2H6 एथेन बना लेगा। ये सही आंसर है। आ जाइए, आज के पेपर में आवर्त सारणी से भी क्वेश्चन आए थे साथियों। आधुनिक आवर्त सारणी में एक ही समूह के तत्वों के रासायनिक गुणों में समानता का प्रमुख कारण है वैलेंसी। वैलेंसी मतलब संयोजकता, वैलेंसी मतलब संयोजकता। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसी कारण रासायनिक गुणों में समानता होती है। तो पहला गलत है, समान परमाणु द्रव्यमान, समान न्यूट्रॉन संख्या, समान संयोजक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही वैलेंसी आती है कि लास्ट अंतिम कक्षा में क्या है, कितने परमाणु आ रहे हैं, अंतिम कक्षा में कितने परमाणु आ रहे हैं, या किस कक्षा में कितने, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, या हर कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो समान संयोजक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही एक समूह के तत्वों के रासायनिक गुणों में समानता का प्रमुख कारण है। आवर्त सारणी में हम सभी जानते हैं कि क्षैतिज पंक्तियों को हम आवर्त कहते हैं, ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को, वर्टिकल को हम वर्ग कहते हैं। 7 आवर्त और 18 वर्ग होते हैं साथियों, आप सभी लोग जानते हैं 7 आवर्त और 18 वर्ग होते हैं। तो जब भी हम बाएं से दाएं जाएंगे तो नाभिक में आवेश बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, जिससे त्रिज्या कम होती है। ध्यान दीजिएगा, बाएं से दाएं गए तो त्रिज्या कम होगी, और दाएं से बाएं आए तो त्रिज्या बढ़ेगी। तो याद रखिएगा, बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः त्रिज्या क्या होती है, घटती है। निम्न में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सामान्यतः सबसे अधिक होती है। तो हैलोजन देख लीजिए, हैलोजन हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक रखेगा। तो हैलोजन मतलब X मतलब फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा और एस्टेटाइन होगा। तो याद रखिएगा कि हैलोजन समूह, X समूह जो होता है फ्लोरीन, इनको क्या होता है, बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, एक इलेक्ट्रॉन पाएंगे तुरंत इनका अष्टक पूरा हो जाएगा, तो इनकी ज़्यादा होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर C हमारा सही आंसर है। यहाँ देखिए, अब बायोलॉजी से क्वेश्चन चालू हो गए। पाचन से क्वेश्चन आया था, छोटी आंत से संबंधित क्वेश्चन आया था। पाचन से आज बहुत क्वेश्चन आया था, तो ध्यान से देखिएगा। यदि छोटी आंत की विल्ली यहाँ लिख दिया, विली होगा, क्या होगा, विली होगा साथियों। विली क्या होता है, छोटी आंत जो हमारी होती है उसमें उंगली नुमा संरचना होती है। ऐसे छोटी छोटी, मैं यहाँ थोड़ा बड़ी बना दिया, छोटी छोटी उंगली नुमा संरचना होती है, जिससे क्या होता है कि क्षेत्रफल बढ़ाती है। तो भोजन का अवशोषण बड़े आसानी से होता है, और उसमें रक्त वाहिकाएँ होती हैं जो रक्त तक पहुंचाती हैं धमनियों। तो और तो पोषक तत्व तो हमारे छोटी आंत में आप जानते हैं कि पूर्ण पाचन होता है। तो विली जो है ना, वो छोटी संरचना है, उंगली जैसी संरचना है। ये क्या करेगी, सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देगी, जिससे भोजन का अवशोषण सही हो जाएगा। अवशोषण, पाचन के बाद अवशोषण सही हो जाएगा, तो अवशोषण सही होने से रक्त के माध्यम से हमें सारे पाचक रस मिल जाएंगे। तो याद रखिएगा कि अगर ये खराब हो गई, क्षतिग्रस्त हो जाए, तो सबसे अधिक प्रभावित होता है पोषक पदार्थों का अवशोषण, अवशोषण कम हो जाएगा। ठीक है, तो पोषक पदार्थों का अवशोषण कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आगे चलते साथियों, पित्तरस में पाचक एंजाइम नहीं होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पित्तरस में पाचक एंजाइम नहीं होता, फिर भी वह वसा के रूप में पाचन में सहायक क्यों है, क्योंकि ये पाइसीकरण करता है, MLC करण करता है, पाइसीकरण कहते हैं, MLC करण आप कह सकते हैं, पाइसीकरण करता है। इसमें जो बाइल साल्ट होते हैं, जो बाइल लवण होते हैं, जो पित्त रस में बाइल रबड़ होते हैं, जो क्षारीय बनाते हैं, वो क्या करते हैं, बड़े बड़े वसा को छोटा छोटा टुकड़ों में तोड़ देंगे, जिससे जो अग्नाशयी रस है हमारा, उसमें एक एंजाइम होता है लाइपेज।
लाइपेज का एंजाइम है वसा, लाइपेज एंजाइम जो होता है वसा का पाचन करता है। तो जब ये क्या करेगा, पाइसीकरण करके इसका जो बाइल साल्ट है वो वसा मतलब फैट, मतलब कि फैट को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो फैट को वो छोटे छोटों में तोड़ देगा। कार्बोहाइड्रेट और सब चीज़ों का पाचन आसान है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये वसा जटिल होती है। तो वसा जटिल होने की वजह से ये क्या करेगा, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, जिससे लाइपेज अपना काम कर लेगा। और अग्नाशयी रस होता है लाइपेज, एमाइलेज आप सभी लोग जानते हैं, तो लाइपेज अधिक प्रभावी हो जाएगा और क्या करेगा, इसका पाचन कर देगा, वसा का पाचन कर देगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या काम है? जी हाँ, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। पेप्सिन के कार्य में सहायता रखता है, ये भी सही है। सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है, ये भी सही है। ये बिल्कुल गलत है, वसा का पाचन नहीं करता है, वसा का पाचन छोटी आंत में होता है, वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। पचे हुए भोजन के अवशोषण के बाद ग्लूकोज और अमीनो अम्ल मुख्यतः किस माध्यम से परिवहन किए जाते हैं? तो याद रखिएगा रक्त, और रक्त में, ठीक है, ग्लूकोज और अमीनो अम्ल छोटी आंत से रक्त में अवशोषित होकर शरीर के विभिन्न अम्लों तक पहुंच जाते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि शरीर में एंटी डायूरेटिक हार्मोन, देखिए एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ध्यान दीजिएगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन अगर कम हो जाएगा तो किडनी, वेक मतलब क्या होता है, किडनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा एंटी डायूरेटिक, थोड़ा इंग्लिश है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन वृक्क में मतलब किडनी में जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाने में सहायक है। जल का पुनः अवशोषण हो, ठीक है, जल का पुनः अवशोषण होगा तो यूरिया निकालना क्या हो जाएगा, वो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से जल का पुनः अवशोषण घट जाएगा अगर ये हार्मोन कम हो जाए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेफ्रॉन में रक्त का प्रारंभिक निस्यंदन मुख्यतः किस संरचना में होता है? तो ग्लोमेरुलस में रक्त का निस्यंदन होता है और निस्यंदन बोमेन कैप्सूल में पहुंचता है। याद रखिएगा ग्लोमेरुलस में रक्त का निस्यंदन होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन में, तो याद रखिए हीमोग्लोबिन से क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन हीमोग्लोबिन से संबंधित है साथियों। रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन से संबंध में कौन सा कथन सही है? आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मुख्य काम यही है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर उसका परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर परिवहन करता है। तो अगर हीमोग्लोबिन कमी हो जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन आपके शरीर में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो हीमोग्लोबिन का यही काम है, ऑक्सीजन के अणुओं के साथ मिल करके और पूरे शरीर तक संचरण करना। देखिए अगला क्वेश्चन वही है, यदि किसी व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो कौन सी समस्या सबसे सीधे उत्पन्न होती है? समस्याएं तो ज़्यादा उत्पन्न होंगी, लेकिन सबसे सीधे क्या होगी? ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त का कौन सा घटक शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता में मुख्यतः, तो याद रखिएगा WBC, ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। मेन खून है हमारा जो ऑक्सीजन प्रवाहित करता है। प्लेटलेट रक्त का थक्का बनाता है। प्लाज्मा की वजह से रक्त जो है वो तैरता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है WBC, याद रखिएगा WBC जो है श्वेत रक्त कणिकाएँ, ये क्या करती हैं? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? C, श्वेत रक्त कणिकाएँ प्रतिरोधक क्षमता में मुख्य रूप भूमिका क्या करती हैं? निभाती हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रक्त का थक्का बनने में प्लेटलेट की मुख्य क्रिया क्या होती है? ऑक्सीजन का परिवहन, रक्तस्राव को रोकना। तो प्लेटलेट क्या करता है? रक्तस्राव को रोकने में सहायता करता है। और विटामिन के रक्त का थक्का बनाता है। विटामिन के क्या करता है? रक्त का थक्का बनाता है। और प्लेटलेट क्या करता है? रक्तस्राव को रोकने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट के रूप में उत्सर्जित होता है? तो NH2CO, यूरिया। NH2CO में नाइट्रोजन है कि नहीं? यूरिया नाइट्रोजन वाला युक्त अपशिष्ट पदार्थ है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? नंबर ए, यूरिया सही हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन देखिएगा, भोजन के अवशोषण और पाचन से है, तो ध्यान दीजिएगा।
कि निम्न में कौन सा कथन पाचन और अवशोषण के बीच सही अंतर बताता है। पहला ऑप्शन कह रहा है पाचन में पोषक पदार्थ रक्त में जाते हैं, ये गलत है। पाचन में क्या होगा कि हम जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में टूटते हैं और फिर जब उसका पाचन हो जाएगा तब अवशोषण होता है। तो अवशोषण में ये पदार्थ शरीर के आंतरिक माध्यम में रक्त के हिसाब से पहुंचते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। साथियों, ये आज की परीक्षा में आए हुए इम्पॉर्टेंट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से मैंने क्वेश्चन बनाया है। तो अगर आपको आगे परीक्षा है तो इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाइएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।